जय हिंद दोस्त, आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 9th के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को भी देखने के लिए मिलेगा, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पढ़ने वाले हैं हम आज क्लास 9th अध्याय 1 कोशिका, ठीक है। तो इसमें हम सबसे आज पहले क्या पढ़ेंगे, कोशिका के संरचनात्मक घटक। पहला पॉइंट मेरा क्या रहेगा, कोशिका के संरचनात्मक घटक। देखो, हम जानते हैं कि हम लोगों का शरीर छोटी छोटी इकाई जिनको हम कोशिका कहते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। आखिर वो कोशिका जो है, वो कोशिका भी किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोशिका के संरचनात्मक घटक, यानी कोशिका जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है उनको हम कोशिका के संरचनात्मक घटक कहते हैं। संरचना में बनावट होता है, यानी कोशिका की बनावट के बारे में समझेंगे, यानी कोशिका किनकी बनी हुई होती है। तो कोशिका बेसिकली जो है, कोशिका में आपको कोशिका भित्ति दिखेगी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर ही हमारी कोशिकाएं बनी हुई होती है। इन जीव द्रव्य में हम देखेंगे अनेक कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लवक, ठीक है। ये सभी क्या है, इनके कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंग है। तो यही चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या देखेंगे, कोशिका के संरचनात्मक घटक, यानी कोशिका किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। तो हमने क्या देखा, कोशिका जो है मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला क्या है मेरा, कोशिका झिल्ली। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। पहला है कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में हमको देखने के लिए मिलती है। इनको हम डीप तरह से अभी ही देखने वाले हैं, ठीक। दूसरा मेरा कोशिका संरचनात्मक घटक है कोशिका झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप देखिए कितने बच्चे होते हैं ऐसे, क्या अंग्रेजी बायोलॉजी में अंग्रेजी टर्म को नहीं सीखते हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि आपको अगर बायोलॉजी सही ढंग से पढ़ना है और समझना है तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादातर वर्ड जो है अंग्रेजी में ही देखने के लिए मिलेगी। तो आप इतना ज़रूर कीजिए कि कम से कम जो उसमें मेन पॉइंट है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका, इन सभी का आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इनके अंग्रेजी वर्ड पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला है केंद्रक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। चौथा है जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका जो है इन 4 चीज़ों से ही मुख्यतः बनी हुई है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वाल के बारे में। भित्ति में होता है दीवार या वाल। देखो, वाल में दीवार या भित्ति, सेल में कोशिका। अंग्रेजी काफ़ी आसान है बायोलॉजी का, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति। अगर आपसे किसी तरह बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि कोशिका भित्ति से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको इस तरह से लिखिए कि आपका एग्जामिनर जो है, जो कॉपी जांच करता है, वो उससे काफ़ी प्रभावित हो। तो लिखने का तरीका भी आप यही क्लास 9 से ही सीखिएगा, ताकि आप आगे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेटर अंक लिखने के बदौलत प्राप्त कर सकते हैं। जानता हर विद्यार्थी है, पर उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से लिखना है, इन चीज़ों का नॉलेज विद्यार्थियों को कम होता है। तो आप उसको समझिए कि हम किस तरह से अपने एग्जामिनर को लिख करके हम प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम समझ रहे हैं। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, देखो, पादप की जो कोशिका होती है, पादप की कोशिका, तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी कठोर आवरण होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये
कोशिका भित्ति जो होती है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, ये पारगम्य होती है। पारगम्य का अर्थ होता है कि इसके द्वारा सभी तरह के पदार्थ अंदर जा सकते हैं और वहाँ से बाहर आ सकते हैं आसानी से, तो उसको हम पारगम्य बोलते हैं। यानी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पारगम्य होती है। और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, आप क्लास 7th में शायद इसके बारे में पढ़े होंगे। एक जीव होता है, मतलब क्या कहते हैं, घास खाने वाले जीव होते हैं जिनमें कि क्या कहते हैं, इस सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये भी ऊर्जा प्रदान करने वाला ही एक तत्व है जो हमारे घास खाने वाले रूमिनेंट जीव जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लास 7th में शायद इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति की बनी होती है। फिर ये क्या होते हैं, निर्जीव होती है। ये क्या है, निर्जीव भी होती है कोशिका भित्ति। तो देखो हम एक एक करके यहीं से देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या लिखेंगे कि पादप कोशिका के, क्या, पादप कोशिका के सबसे बाहरी, पादप कोशिका के सबसे बाहरी कठोर आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी पादप कोशिका के जो सबसे बाहर कठोर आवरण है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक पादप कोशिका बनाई है, पादप कोशिका। ठीक, तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण, ये सबसे बाहरी आवरण ये हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, अब देखो ये निर्जीव होते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, निर्जीव होती है। ये नॉन लिविंग होता है, यानी इसमें जीव नहीं होता है। ठीक, नॉन लिविंग, यहाँ पर हमने अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया, तो नॉन लिविंग का अर्थ होता है निर्जीव। छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा। देखो ये पारगम्य होते हैं। ये क्या होते हैं, पारगम्य। अभी हमने बताया कि कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी इसके द्वारा कोई भी चीज़ आसानी से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आ सकता है। इसीलिए हम कोशिका भित्ति को पारगम्य भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य होती है। अब देखो अगला पॉइंट है कि ये पादप जीवाणु तथा कवक में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो पादप में मिलेगी, जीवाणु में मिलेगा और कवक में आपको देखने के लिए मिलेगा कोशिका भित्ति, 3 चीज़ों में। ठीक है, किंतु जंतु में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम लोगों की कोशिका में कोशिका भित्ति आपको नहीं मिलेगा। तीन तरह के जीवों में आपको कोशिका भित्ति देखने के लिए मिलेगा। पहला क्या है, पादप, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक। 3 चीज़ों में आपको कोशिका भित्ति देखने के लिए मिलेगी। देखिए अगला पॉइंट है, ये जंतु में नहीं होता है, यानी कोशिका भित्ति जो है जंतु में नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में, क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछ दिया है। तो कोशिका भित्ति के कार्य बताएं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कोशिका भित्ति के क्या कार्य है। देखो पहला है कि ये पादप कोशिका को निश्चित, ये क्या कहते हैं, पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। सोचिए अगर हम यहाँ से कोशिका भित्ति को हटा दें तो कोशिका लचर पचर हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी उसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं रह सकती है। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए जैसे हम समझिए, ऐसे मान लीजिए जैसे हम किसी एक चिमकी, जिसको हम पन्नी, पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन में अगर हम कुछ सामान डाल दें तो वो एक निश्चित शेप में रहता है। जैसे हम पॉलीथीन को फाड़ दें तो सामान क्या हो जाए, बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला बात है कि ये कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका, जो पादप की कोशिका सूखे नहीं, उसके लिए क्या करती है कोशिका भित्ति, उसको सूखने से बचाता है, क्योंकि ये कठोर आवरण होता है। बाहरी जो आवरण है पादप कोशिका क्या होता है, कठोर होता है और निर्जीव होता है। तो जब कठोर होगा तो उसके अंदर की चीज़ें क्या होगी, अगर कोई चीज़ कठोर, जैसे मान लीजिए ब्रेन कठोर है, उसके अंदर नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो
वो क्या करता है, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका को सूखने से बचाता है। अगला है, ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। किसकी रक्षा? कोशिका झिल्ली की रक्षा। देखिए, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे जो एक है झिल्ली, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यानी इसमें दो तरह के आपको आवरण देखने के लिए मिल रहा है। बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है और उसके जस्ट भीतरी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति क्या करता है? इस कोशिका झिल्ली को की रक्षा करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करता है। अगला पॉइंट देखो, ये कोशिका को फटने से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम जो है एक कंसेप्ट आएगा इसमें, पहले जिसको याद रखिए, ये कोशिका को फटने से बचाता है। यानी कोशिका भित्ति जो है कोशिका को फटने से भी बचाता है। इसको हम कहाँ समझाएंगे? एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे। वहाँ आपको ये चीज़ें हम समझाएंगे कि आखिर कोशिका भित्ति जो है किस तरह से कोशिका को फटने से बचाता है। तो वहाँ पर हम इसको समझा देंगे। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं? कुछ इम्पोर्टेंट हम फैक्ट लिखे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये कहाँ पर पढ़ना मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पर सीधे तौर पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो उत्तर आप क्या दीजिएगा? सेल्यूलोज की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अभी हमने आपको तुरंत बताया कि सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। किस में करता है? ये रूमिनेंट जीव में, यानी घास खाने वाले जीवों में ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता जो है एक रूमिनेंट जीव यानी शाकाहारी जीवों में ही है, जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके पास इसको पचाने की क्षमता है। आप एक बात कमेंट करिएगा, अगर आप मेरा ये वीडियो फुल देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सेल्यूलोज जो बना होता है, ये जो बना होता है किन किन तत्वों से बना होता है? किन किन तत्वों से बना होता है? आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। ज़रूर आप इस कमेंट को, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप जहाँ से दे सकते हैं, गूगल कीजिए, जहाँ से कीजिए, आपको कोनो किताब उल्टा लीजिए, तो वहाँ से आप हमको इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सेल्यूलोज जो है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टोडोग्लाइकन की। पेप्टोडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सीधा तौर पर याद करिएगा। ठीक, आगे है कवक। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क से कवक, क से काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। अभी हमने तुरंत आगे पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो है 3 तरह के जीवों में है। पहला पादप में जो सेलुलोज की बनी होती है, दूसरा जीवाणु में जो पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है, तीसरा कवक में जो क्या कहते हैं काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हमने पढ़ा और समझा। अब हम आगे अन्य संरचनात्मक घटक को देखेंगे। पहला घटक तो हम देख लिए कोशिका भित्ति। दूसरा घटक क्या है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, ये कोशिका झिल्ली। देखिए, आपसे हम एक विनम्र पूर्वक बोलना चाहेंगे कि आप जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके फिगर को ज़रूर देखिएगा, यानी कोशिका भित्ति को समझिएगा कि यानी कोशिका में क्या क्या चीज़ें हैं। पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं। जंतु कोशिका जो है उसका कौन कौन सा अंग है, उसको आप एक अच्छी तरह से प्लेन कॉपी में बना करके उसको स्केच से उसका नामकरण कीजिएगा, तब जा कर के आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अगला है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली क्या है? देखो, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यहाँ पर ऐसे लिख दो, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी लचीली आवरण को, लचीली आवरण। कैसा आवरण होगा? लचीली आवरण। पादप कोशिका में हम कैसा देखे थे? कठोर आवरण।
मगर इसमें कैसा आवरण है, लचीला आवरण है। तो पादप को क्या कहते हैं, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी लचीली आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, ये सजीव होते हैं यानी लिविंग होता है। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, होता है क्या कहते हैं, सजीव होते हैं यानी लिविंग होता है। अगला पॉइंट है ये अर्ध पारगम्य होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य क्या क्या अर्थ है, जैसे हमने कोशिका भित्ति में देखा था कि कोशिका भित्ति क्या होता है, पारगम्य होता है, यानी ये कोशिका भित्ति अपने द्वारा पदार्थों का आवागमन आसानी से कर लेता है। ठीक, उसी तरह कोशिका झिल्ली में क्या होता है कि इनके द्वारा जो है अंदर और बाहर, इनके द्वारा अंदर और बाहर जो पदार्थ जाएगा, सभी पदार्थों का आवागमन नहीं होगा, कुछ ही पदार्थों का आवागमन होता है। इसीलिए इसको हम अर्ध पारगम्य कहते हैं। आधा को जाने देता है, आधा को नहीं जाने देता है। यानी जो देखो, अब मान लीजिए हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई हानिकारक जीवाणु है। ये क्या है, हानिकारक जीवाणु, जो हमारी कोशिका के अंदर अगर इंटर कर गई तो ये कोशिका को किसी न किसी तरह से क्या पहुँचाएगा, क्षति पहुँचाएगा। तो ये जो है कोशिका झिल्ली इन चीज़ों को अंदर नहीं आने देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, जैसे पानी है, पानी तो कोशिका को चाहिए, तो पानी कोशिका के अंदर आसानी से चला जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पदार्थों को ये नहीं आने देता है, कुछ पदार्थों को ये नहीं आने देता, जबकि कुछ पदार्थों को ये आने देता है। तो इसीलिए हम कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यानी आधा को जाने, कुछ पदार्थों को जाने देता है और कुछ पदार्थों को जाने नहीं देता है, इसलिए इसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी यहाँ पर देखो, ये किसी न किसी तरह से सिलेक्ट कर रहा है, जो चीज़ें हार्मफुल है उसको अंदर नहीं आने देता है, जो चीज़ें यूजफुल है उसको अंदर आने देती है। इसलिए इसको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है। अगला पॉइंट देखो, हम पहले इतना तो समझ लिए कि ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, जो हानिकारक जीवाणु या और चीज़ें हैं उसको अंदर नहीं आने देता है, और जो हमारे कोशिका के लिए ज़रूरी है उसको अंदर आने देता है। ठीक, अब देखो आगे है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक, जिसमें प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोशिका झिल्ली जब बनती है तो प्रोटीन में उसका देखो, उसमें 2 लेयर होते हैं। इसको हम यहाँ पर समझाएंगे। प्रोटीन का 2 लेयर होता है, जबकि लिपिड का 1 लेयर होता है। यहाँ पर हमने इसको समझाएंगे। ठीक, पहले याद रखना है कि ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब अगला देखो, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कैसा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एवं बाहर कुछ ही पदार्थों का आवागमन होता है। यानी इसके अंदर और बाहर जो है कुछ ही पदार्थों का आवागमन होगा। यहाँ से पानी निकलना चाहेगा तो निकल जाएगा आसानी से। ठीक, यानी इसके अंदर और बाहर जो है कोशिका झिल्ली के माध्यम से कुछ ही पदार्थों का आवागमन होता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखो, अगर इस कोशिका झिल्ली को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको इस कोशिका झिल्ली में 2 लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, वो सूक्ष्म चीज़ों को 20 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। अगर मान लीजिए आप इसको देखना चाहते हैं, इस छोटे से पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो वो इतना बड़ा वो दिखा सकता है। 20 लाख गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन बनाया है। ठीक, इसको कमेंट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया है और इसके अंदर कितना क्षमता होता है किसी भी चीज़ को दिखाने का। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये कोशिका झिल्ली जो है, अगर इसको हम जूम करें, बड़ा करके देखें, इसमें आपको 2 लेयर देखने को मिलेगा। ये देखो,
ये गोल गोल जो हमने बनाया है ये प्रोटीन का लेयर है। ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है, यानी इसमें प्रोटीन का डबल लेयर है, नीचे भी प्रोटीन है। और बीच में जो आपको ये दिख रहा है टेल, पूंछ जैसी संरचना, ये क्या है? आपको दिख रहा है ये दोनों चीज़ें आपको जो पूंछ जैसी संरचना दिख रही है, ये है लिपिड। ये क्या है? लिपिड। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। उसमें प्रोटीन का 2 लेयर होता है और लिपिड का 1 लेयर होता है। ठीक। कितना बच्चा लिपिड के बारे में नहीं समझता होगा, सोचकर नाम सुनकर ही घबरा गया होगा। लिपिड का अर्थ होता है वसा, तेल जैसी चीज़ें, उनसे बनी हुई होती है। अब प्रोटीन तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक। तो ये चीज़ें हमने आज समझा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थों का आवागमन होता है किस तरह से होता है, उसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उसमें वो समझेंगे। यानी इसमें हम आगे शायद विसरण, प्रासरण, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।